Hello everyone. This video is regarding agriculture topic for UPSC CSC. It is one of the most important topic जो एग्जाम में आता है हर साल। इससे मेंस में 4-5 क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो सिलेबस में इसके डेफिनेटिव टॉपिक्स दिए हैं कि ये टॉपिक हैं और इन्हीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता। तो एक एक करके अपन सारे टॉपिक देखेंगे और अपन एकदम डिटेल में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अगर जिसने भी सिलेबस दिया देखा होगा, तो जो पहला टॉपिक दिया है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में वो है क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए। वो नाम से ही पता चल रहा है, जो क्रॉप उगाने का पैटर्न है। टेम्पोरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें टेम्पोरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स जो भी है। टेम्पोरल मतलब होता है विथ टाइम, टाइम के साथ जो अरेंजमेंट है। स्पेशल मतलब विथ स्पेस, जो भी, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, इस स्पेस में, इसमें इसमें इसे बोलेंगे स्पेशल अरेंजमेंट। और समय के साथ कौन सी क्रॉप उगाई जा रही थी, जैसे कि ये एरिया है, इस समय में एक समय में कोई क्रॉप उगाई जा रही है, फिर दूसरे समय में दूसरी क्रॉप उगाई जा रही है, तो इसे बोलते हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट। तो टेम्पोरल एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं एक एक करके। सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट अपन बहुत ही बेसिक चीजों से करेंगे, जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, देन व्हाट आर गजलिंग क्रॉप्स। व्हाट आर गजलिंग क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स वाटर बहुत ज्यादा यूज करती हैं, क्यों उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या इससे नुकसान हो रहे हैं और अपन को आगे क्या करना चाहिए। Similarly, why we are focusing excessive on food grains? मोर देन 60% ऑफ जो क्रॉप्स होती हैं वो फूड ग्रेन क्रॉप्स होती हैं। ऐसा क्यों है, क्यों इस पे एक्सेसिव फोकस हो रहा है, क्या नुकसान है इसके, और अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका। और इसके बाद कुछ अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, कोआर सीरल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे लगभग हर सब कभी ना कभी क्वेश्चन आते ही रहता है। जैसे कि क्वार सिरल से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के आगे, बिकॉज 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी कहा गया। हॉर्टिकल्चर हमेशा न्यूज़ में रहता है, स्कीम्स आती रहती हैं, इस साल बजट में भी आई थी स्कीम। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब एक एक करके अपन देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन देख रहे हैं वो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज आ जाती है सॉइल और क्लाइमेट। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप खुद भी आंसर कर सकते हैं। फिर भी स्पेसिफिक मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि सॉइल एंड क्लाइमेट। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल के तौर पे देखें कि जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र के रीजन में, है ना। अगर अपन ये अपना मैप बनाए इंडिया का, तो यहाँ पास मिलती है ब्लैक सॉइल। ये एरिया है ब्लैक सॉइल का। तो यहाँ पास क्या होता है ब्लैक सॉइल में? कॉटन। क्यों यहाँ पास कॉटन ज्यादा होता है? इसका एक मेन रीजन ये है कि यहाँ पास ब्लैक सॉइल मिलती है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। ये इंडिया का मैप है ना, ये गुजरात वाला रीजन है, ये महाराष्ट्र है, ये सदर्न इंडिया है। फिर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कैसा क्लाइमेट है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके बेसिस पे क्रॉप का वेरिएशन होते रहता है। इसके अलावा इनपुट्स, इनपुट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को। इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर टॉपिक को अपन तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं। प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट का मतलब होता है उगाने के पहले। ठीक है, उगाने के पहले अपन को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सॉइल हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? इरिगेशन हो गया, सीड्स हो गए, इसके अलावा मशीनरी। ठीक है, मशीनरी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। फर्टिलाइजर्स हो गए, देन पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा नॉलेज, नॉलेज कितनी है उस जो किसान उगा रहा है उसे, वो उसी हिसाब से उगाता है क्रॉप्स। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप खुद सोच सकते हैं। पावर लगता है ना, पावर हो गया,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स हैं। उसके अलावा कुछ पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एटसेट्रा। आप खुद सोच सकते हैं कि एक बार खेती मतलब क्रॉप कट गई, इसके बाद क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट में क्या क्या चीजें पिक्चर में आती हैं। तो ये सारे जो इनपुट्स अपन ने देखे, ये सारे इनपुट्स इम्पैक्ट करते हैं किसे, अपन देख रहे थे ना क्रॉपिंग पैटर्न को। अपन क्या देख रहे थे टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। पहले अपन ने देखा सॉइल एंड क्लाइमेट, देन ये सारे इनपुट हैं, ये सारे इनपुट इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लीजिए आप, सीड्स कौन से अवेलेबल हैं, सीड्स अच्छे अवेलेबल हैं कि नहीं, ये भी इम्पैक्ट करेंगे कि उस एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्री हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैकेनाइजेशन कैसा है, इसके अलावा और भी चीज़ें कैसी हैं, इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कैसा है, ये सब भी इम्पैक्ट करता है। ये आप खुद सोच के लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं ब्रॉड आइडिया आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ट्रेंड कैसा है। सपोज किसी भी क्रॉप के, प्याज के या पोटैटो के, मतलब आलू के या किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ गई तो उसका कल्टीवेशन डेफिनेट सी बात है ज़्यादा करने लगेगा किसान। मार्केटिंग सिस्टम कैसा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। सपोज अगर कोई क्रॉप है लेकिन उसमें इनिशियल वो बहुत ज़्यादा बाद में बहुत महंगी बिकेगी, लेकिन उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर अगर बहुत ज़्यादा है तो गरीब किसान उसे नहीं उगा पाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, ये भी इम्पैक्ट करेगा क्रॉपिंग पैटर्न को कि कौन सी क्रॉप उगाई जानी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स लेती हैं, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, जैसे कि अपन एमएसपी देख लें। अगर जैसे कि है ना, जैसे कि फूड ग्रेन्स की जो क्रॉप है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, उन्हें एमएसपी ज़्यादा मिलती है, तो वो इसलिए ज़्यादा उगाते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम उनको मिलने लगती है। और भी सब्सिडीज, बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं, पावर सब्सिडी, इरिगेशन की जो सब्सिडी मिलती हैं, सब्सिडाइज्ड सीड्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फिर क्रेडिट गवर्नमेंट दे रही है, क्रेडिट मतलब लोन कितना मिल रहा है। अगर लोन मिलेगा किसान को, गरीब किसान को है कोई, उसे लोन मिल जाएगा तो वो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी रिक्वायर्ड है किसी क्रॉप में तो वो लगा पाएगा और उसे उगा पाएगा। तो वो भी इम्पैक्ट करेगा कि कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है। फिर ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट, अगर ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा अवेलेबल होगा, सरकार ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट मतलब जो फार्म एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे जॉब्स, अगर वो अवेलेबल सपोज किसी एरिया में हो गए, तो वहाँ पास एग्रीकल्चर से लोग बाहर जाने लगेंगे, ठीक है, और वहाँ पास वो भी इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा वेरियस एक्ट्स हैं, लैंड यूज एक्ट है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट एक्सेट्रा। अब ये अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि एक कोई बड़ा प्राइवेट, मान लो कोई कंपनी है, उसने बहुत सारे किसानों को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया कि आपको सिर्फ पोटैटो उगाना है। जैसे कि लेस की कंपनी है, उन्होंने दे दिया कि आपको पोटैटो उगाना है, और वो इसको सीड्स प्रोवाइड करेंगे इन्हीं फार्मर्स को, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, और फिर बाद में खरीद लेंगे इनसे। तो ये भी तो इम्पैक्ट कर रहा है कि कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, क्यों उगा पा रहे हैं फार्मर्स ऐसी क्रॉप, बिकॉज प्राइवेट उन्हें फंड दे रहा है, उन्हें सीड्स वगैरह दे रहा है, इसीलिए उगा पा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये भी इम्पैक्ट करती है क्रॉपिंग पैटर्न को। इसके अलावा नॉलेज या अवेयरनेस किसान की कैसी है, ये भी इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, वो खुद आप इससे सोच सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से कि प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, स्टोरेज है, वो जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगा रहे हैं, वो पेरिशेबल होती हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए, है ना, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, सपोज किसी क्रॉप की, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है और किसानों को उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा उगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं क्रॉपिंग पैटर्न को। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, तो एक होती है मोनोक्रॉपिंग, यानी कि सिर्फ एक क्रॉप उगाई जा रही है, वन क्रॉप इन ए ईयर, वन क्रॉप पर ईयर, ठीक है, एक क्रॉप उगाई जा रही है। और एक होता है मल्टी क्रॉपिंग, यानी कि मोर देन इक्वल टू टू क्रॉप्स इन सेम फील्ड विद इन ए गिवन ईयर, ठीक है, एक साल में, ईयर।
एक गिवन ईयर में एक पर्टिकुलर सेम फील्ड में 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप उगाई जाएँ तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ इसको आप सोच के नहीं लिख सकते। अगर सपोज़ क्रॉपिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग पे आ गया, तो आप तो सोच के भी लिख सकते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। बट अगर इस पे आ गया तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं लिख पाएँगे। और कभी-कभी आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी डायरेक्ट वाले। तो कौन-कौन से टाइप्स होते हैं मल्टी क्रॉपिंग के? अपन ने देखा 2 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न है, मोनोक्रॉपिंग एंड मल्टी क्रॉपिंग। अब अपन मल्टी क्रॉपिंग के सब टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में मोर देन इक्वल टू 2 क्रॉप्स उगाई जाती हैं सेम फील्ड में इन एन ईयर। बट इसमें होता क्या है? इसमें देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट। कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे कि एक ये किसी चीज़ के सीड हैं, एक ये दूसरी चीज़ के सीड्स हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे आप और उगा देंगे। तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता बहुत अलग-अलग क्रॉप्स का। दूसरा आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। एक डेफिनेटिव अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेटिव रो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेटिव रो अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये वाली एक क्रॉप यहाँ उगाई गई, ये एक रो बना दी। फिर आपको दूसरी क्रॉप उगानी है तो उसने आपने इस रो में उगाई, फिर इस रो में उगाई, फिर दूसरी इस रो में उगाई। यानी कि इन दोनों सीड्स को मिक्स नहीं किया जा रहा, अलग-अलग उगाया जा रहा है रो के फॉर्म में, तो इसे बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। तीसरा आ जाता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग में crops are grown in sequence after 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 harvest of first। ठीक है, आपने एक क्रॉप उगाई, ये एक फील्ड है, आपने एक क्रॉप उगाई, ये उगी, इसको आपने हार्वेस्ट कर लिया। उसके बाद इसी फील्ड में आपने दूसरी क्रॉप उगा दी, फिर हार्वेस्ट कर लिया, फिर तीसरी उगा दी। आप कितनी भी उगा सकते हैं, बट एक के बाद इकट्ठा नहीं उगाई जा रही। पहले एक उगाई गई, उसे हार्वेस्ट किया गया, फिर दूसरी उगाई गई। तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। ठीक है, अब आ जाता है सीक्वेंस क्रॉपिंग के बाद 3 हो गए, तो चौथा आ जाता है और एक चीज़ और थी यहाँ, जो इंटरक्रॉपिंग बताया था ना, ये एक एक तो रो टाइप का बताया था कि रो में उगाए जा रहे हैं, और एक और टाइप का होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप वाले में क्या होता है? स्ट्रिप वाले में जो रोज में एक रो बनाई फिर एक इसकी बनाई, इसमें बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसमें बहुत सारी रोज पहले एक की बना दी गई, फिर बहुत सारी रोज दूसरे की बना दी गई। ठीक है, इसमें स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं क्रॉप्स की, तो ये स्ट्रिप्स होती हैं। बस इतना ही अंतर है कि रो वाले में पतली रो होती है, एक ही रो है, फिर ये है, फिर दूसरी रो है, फिर ये है। इसमें बहुत सारे इकट्ठा लगा दी जाती हैं और उसके बाद फिर दूसरी लगाई जाती है। तो अब चौथा टाइप होता है एली क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? इसमें रोज ऑफ ट्रीज होते हैं, रोज ऑफ ट्रीज एट वाइड स्पेसिंग एंड क्रॉप ग्रोन इन एलीवेज इन बिटवीन रोज। ठीक है, तो ये एक पेड़ लगा दिया, ये एक पेड़ लगा दिया, ये क्रॉप इसकी रो हो गई। ठीक है, ये अपन ने क्या बोला, रोज ऑफ ट्रीज, तो ये एक रो हो गई एट वाइड स्पेसिंग, बहुत स्पेसिंग में, और उसके बीच में जो एलीवेज हैं, जो इन्हें बोलते हैं एलीवेज, इनके बीच में क्रॉप्स उगा दी गई।
ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ एक ट्री, यहाँ एक ट्री, फिर यहाँ एक ट्री, इसके बीच में क्रॉप्स, तो इसे बोलते हैं एली क्रॉपिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पांचवी, रिले क्रॉपिंग। मोर देन इक्वल टू 2 क्रॉप्स simultaneously during the part of life cycle of each। जैसे कि सपोज यहाँ पास ये एक एरिया है, यहाँ पास आपने राइस उगा दी, ठीक है, पहले एक ही क्रॉप उगाई राइस। अब राइस का जब हार्वेस्ट करने का समय आ गया, हार्वेस्ट करने का समय आया, उस समय आपने इसी एरिया में पल्स उगा दी, ठीक है, इसी एरिया में आपने पल्स उगा दी, यानी कि एक क्रॉप है उसे पूरी तरीके से उगी, कंप्लीट नहीं है उसकी लाइफ साइकिल, और उसी के लाइफ साइकिल के बीच में आपने दूसरी क्रॉप उगा दी, इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। फिर आ जाता है लास्ट, द रटून। ये प्रीलिम्स में भी शायद पूछा जा चुका है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्या होती है, इसलिए आपको मतलब पता होना चाहिए। In this you will leave the root and upper part of plant uncut। जैसे कि ये कोई आपने क्रॉप उगाई, तो इसमें आपने ऊपर का इतना तो बाहर हार्वेस्ट कर लिया, और आपने छोड़ क्या दिया, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, लीव्स है, आपने छोड़ क्या दिया, ये आपने रूट छोड़ दी, और ये थोड़ा प्लांट का पार्ट छोड़ दिया अनकट। अब क्या होगा, अब अगली बार आपको कुछ नया सीड नहीं डालना, यहीं से एक नया प्लांट उगाएगा, ठीक है, यहीं से एक नया प्लांट उगाएगा, इसे बोलते हैं रटून क्रॉपिंग। ये किस किस में इफेक्टिव होती है, कौन कौन से उसमें, आपको एक तो पता ही होगा, शुगर केन तो सबको ही पता रहता है, शुगर केन के अलावा ये पाइन एप्पल या बनाना, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सब में इस तरह की क्रॉपिंग की जा सकती है। तो अपन देख रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न, सबसे पहले अपन ने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, फिर अपन ने देखा टाइप्स, उसमें अपन ने देखी मोनो क्रॉपिंग एंड मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग के अपन ने 6 टाइप देखे, सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग, देन इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग के अंदर रो एंड स्ट्रिप, उसके बाद अपन ने देखा सीक्वेंस क्रॉपिंग, देन एलील, देन रिले एंड देन रटून, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स में। पहला स्पेसिफिक टॉपिक है वाटर गजलिंग क्रॉप्स। वाटर गजलिंग क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा वाटर यूज करती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पैडी यानी कि राइस या शुगर क्रेन, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों ये उगाई जा रही हैं, जब ये क्रॉप इतना ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रही है फिर भी इसे क्यों उगाया जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन पहला ये है कि सब्सिडीज मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, पेन सही नहीं चल रहा है, एक सेकंड, जैसे कि एमएसपी मिलती है, सपोज राइस में एमएसपी मिल रही है, शुगर क्रेन में क्या मिलता है, एफआरपी, है ना, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, इसको भी फिक्स्ड प्राइस होती है जिसपे खरीदा जाता है, राइस पे एमएसपी मिलती है। तो अगर किसी किसान को पता है कि वो ये क्रॉप उगाएगा और उसे सरकार खरीद लेगी और उसे एक फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है, तो वो तो उगाएगा ये क्रॉप को। तो एक पहला रीजन है सब्सिडीज। दूसरा है डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कि राइस की डिमांड ज्यादा है। मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन किस चीज का है, अपने जो पूरी इंडिया है उसमें जो नेट सोन एरिया है उसमें सबसे ज्यादा एरिया कौन सी क्रॉप ऑक्यूपाई करती है, वो है राइस, बिकॉज राइस की सबसे ज्यादा डिमांड है साउथ इंडिया में, और बहुत जगह हर दिन अपन खाते हैं राइस। तो एक तो डिमांड हो गई। इसके अलावा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो राइस के हों या चाहे दूसरे क्रॉप्स के हों। तो अगर ये आप, फिर भी इनको यूज़ किया जाता है, बिकॉज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का नाम से ही पता चल रहा है, इनका मतलब क्या हुआ कि यील्ड ज़्यादा हो, तो फार्मर को तो इसी से मतलब होगा ना कि उसकी यील्ड ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा उसे मुनाफा होगा। तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें अवेयरनेस नहीं रहती दूसरी क्रॉप्स की, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो कोआर सीरल्स होते हैं, ठीक है, कोआर सीरल्स जैसे कि अपने है ना, जैसे कि मेज हो गया, या ज्वार हो गया, या बाजरा हो गया, ये सब क्रॉप्स हैं, ये उगाई तो जाती हैं, बट इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहता फार्मर्स को बहुत जगह
कि ये बहुत कम वाटर यूज़ करती हैं और इन्हें उगाया जा सकता है। अब ये धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा रिन्यूमरेटिव भी होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और सेंसिटाइजेशन नहीं रहता। अगर फार्मर को अवेयरनेस भी है, बहुत सारे फार्मर्स को पता भी रहता है कि ये उगाने से कम पानी लगेगा जो भी है, बट इतने ज़्यादा सेंसिटाइजेशन नहीं रहता कि उन्हें मतलब नहीं रहता कि हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना? इसलिए नहीं उगाते। उसके अलावा लैक ऑफ अल्टरनेट, जैसे कि कहीं राइस उगाई जा रही है, तो अब उसके पास उनके पास इतने अच्छे अल्टरनेट नहीं है जो कि उनको इतना ही ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करें। इस कारण से जो कि वाटर गज़लिंग क्रॉप्स हैं, उनका प्रोडक्शन या तो बढ़ रहा है या तो कांस्टेंट है उतना ही, है ना? कम नहीं हो पा रहा। तो ये रीज़न्स हैं। इसके अलावा इससे इश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहले वाटर क्राइसिस। अगर आप इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो आपको डाटा लिखना है ना? जैसे कि यहाँ पास आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि अ, around 45% of population is suffering from severe वाटर स्ट्रेस, है ना? अपनी 45% पॉपुलेशन सीवियर वाटर स्ट्रेस से गुजर रही है। अराउंड 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज पॉल्यूटेड। जो भी फ्रेश वाटर है उसका 70% पॉल्यूटेड है। इसके अलावा इकोलॉजिकल लॉस होता है, डेफिनेट सी बात है। आप बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो 21 सिटीज़ हैव रीच्ड द ग्राउंड वाटर ज़ीरो बाय 2020। ठीक है, 21 सिटीज़ में ग्राउंड वाटर ज़ीरो लेवल तक पहुँच गया है 2020 में ही, अगर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट आई है। ग्राउंड वाटर लॉस होता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, रेनफॉल पैटर्न इधर-उधर हो रहा है ना? मॉनसून इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, जैसे कि इस साल भी कम पानी बरसा और रेनफॉल पैटर्न इतना सही नहीं है। इसके अलावा ड्रॉट्स आ रहे हैं या और डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, इन सब की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अब अगर आप वाटर गज़लिंग क्रॉप्स ही किसान उगा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और पानी क्लाइमेट चेंज के कारण कम होते जा रहा है, तो उससे उगा ही नहीं पाएगा किसान और उसे नुकसान होगा। तो इसलिए ये एक इश्यू सीवियर इश्यू है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे मैंने यहाँ कोआर सीरियल्स ही बताया था। ये न्यूट्री सीरियल्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और काफ़ी ज़्यादा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये उगाए नहीं जाते और ऐसी क्रॉप्स जिनमें ये सब नहीं है, जैसे कि राइस है, शुगरकेन है, जो इनके कंपैरिज़न में काफ़ी कम बेनिफिशियल होती हैं, वो उगाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इश्यू अराइज़ हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। इसके बाद इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तो यही हो गया कि कोआर सीरियल्स प्रमोट करें। इसके लिए मैं एक सेपरेट अभी अभी इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊँगा इनको डिटेल में कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि आपने सॉल्यूशन लिखा है एग्ज़ाम में और आपने लिखा कोआर सीरियल्स, तो आपको बताना पड़ेगा 1-2 एग्ज़ाम्पल देके कि कैसे प्रमोट किया जा रहा है। जैसे नेशनल ईयर ऑफ मिलेट था 2018 में, इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है और भी बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, एमएसपी दी जाती है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वाटर लेंस का मतलब आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं तो आप ये बस ना देखें कि आपको कितनी प्रोडक्टिविटी है या कितना फ़ायदा हो रहा है। आप उसे वाटर लेंस से भी देखें कि इसमें कितना पानी लग रहा है, कितना पानी का वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है? जैसे कि आप अगर देखें तो मोर देन 90% मोर देन 90 या अराउंड 90% ऑफ ग्राउंड वाटर किसमें यूटिलाइज़ हो जाता है? एग्रीकल्चर में। लेकिन इसमें मोर देन 60% ऑफ वाटर कहाँ कौन-सी 2 क्रॉप ले लेती हैं? शुगर केन एंड राइस। शुगर केन एंड राइस इतनी ज़्यादा वाटर रिक्वायर करती हैं कि वो जितना भी 90% ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, उसका 60% से ज़्यादा अराउंड 65% ये दोनों ले लेती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वाटर कितना अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप अपनी क्रॉप उगाएँ। प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होना चाहिए एरिया वाइज़ में। जैसे कि कोई एरिया है, जैसे कि महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया हैं, वहाँ पास ड्रॉट्स आते रहते हैं। फिर भी वहाँ आप शुगरकेन उगाएँगे तो ये तो गलत हुआ ना। आप ऐसी जगह शुगरकेन उगाएँ, ऐसी जगह वाटर गज़लिंग क्रॉप्स उगाएँ जहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या ऐसी जगहों में जहाँ ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, तो ठीक होगा। आप अगर ड्रॉट वाली एरिया में जहाँ ग्राउंड वाटर ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है, पंजाब, हरियाणा, वहीं पास ये उगाते रहेंगे राइस वगैरह, तो और ज़्यादा वो डिप्लीट होगा और ज़्यादा नुकसान होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप एरिया वाइज़ डिसाइड कर सकें कि कौन से एरिया में कौन-सी क्रॉप उगाना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा सब्सिडीज़ को कंट्रोल करना है। अगर एमएसपी ज़्यादा मिलती रहेंगी इन क्रॉप्स में, तो डेफ़िनिट सी बात है किसान ज़्यादा उगाते रहेंगे अगर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो सब्सिडीज़ को कंट्रोल करना है ना? इसके अलावा पावर सब्सिडीज़ हैं जैसे कि पावर सब्सिडी है
इरिगेशन, ये अगर पावर सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है जिससे कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा निकाल लिया जाता है ना, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है ना, फ्री में अगर आप पावर देंगे तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकलेगा, तो इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि कितनी लिमिटेड पावर मिलेगी, कौन से किसान को कितनी मिलनी है, किस एरिया में कितनी मिलनी है, तो सब्सिडीज को भी कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा अवेयरनेस फैलानी होगी, सेंसिटाइज करना होगा फार्मर्स को कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप्स वो उगाएं कौन से समय, तो उनका वाटर कम रिक्वायर होगा, जिससे उन्हें भी फायदा होगा और साथ ही जो ऊपर अपन ने नुकसान देखे वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा देयर इज नीड टू प्रमोट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए कि जो वाटर क्लाइमेट चेंज के कारण जो वाटर डिप्लीट हो रहा है, जो वाटर कम हो रहा है, मानसून इरेगुलर हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, है ना, डेजर्टिफिकेशन, जो भी चीजें हो रही हैं, उन सब में भी ऐसी क्रॉप हो कि वो उन सब कम पानी में भी उग सके, है ना, बेसिकली ये कह सकते हैं आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स हों जो कि कम पानी में भी उग सकें। इसके अलावा आप माइक्रो इरिगेशन प्रमोट करें। माइक्रो इरिगेशन कम वाटर कंपैरेटिवली यूटिलाइज करता है, जैसे कि ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। एक वजह ये भी है ना कि जो भी अपन वाटर तो बहुत ज्यादा मोर देन 90% ऑफ ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, बट जो अपनी वाटर प्रोडक्टिविटी है, यानी कि एक्चुअल में जितना वाटर अपन यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अपन, आपने देखा होगा खेतों में ऐसे ही पानी बहा दिया जाता है जिससे कि क्रॉप्स को मिल जाए, मतलब इफिशियंसी नहीं होती, वाटर इफिशियंसी नहीं होती। इसको इफिशियंट करने के लिए ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, या बहुत सारी आती हैं, रेन गन आती है ना, या फिर अंडर सॉइल माइक्रो इरिगेशन, ये सारी सिस्टम माइक्रो इरिगेशन ये वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाती है। यानी कि आप पहले अगर आपको 10 लीटर पानी लग रहा था एक क्रॉप उगाने में, तो वही क्रॉप आप 2 लीटर पानी में उगा देंगे अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और ये कब हो पाएगी? जब आप माइक्रो इरिगेशन का प्रमोट करेंगे। जैसे कि माइक्रो इरिगेशन फंड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, बहुत सारी योजनाएं आपको यहाँ पास लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि माइक्रो इरिगेशन फंड है, MIF, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि सरकार ने भी ये स्टेप्स लिए हैं प्रमोट करने के लिए। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया, वाटर गजलिंग क्रॉप्स क्यों उगाई जा रही हैं, उससे इश्यूज क्या हो रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब आता है व्हाई वी आर फोकसिंग एक्सेसिव ऑन फूड ग्रेन्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि मोर देन 60% फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसान फूड ग्रेन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये एक टॉपिक है। तो इसके रीज़न क्या है? एक तो ये भी यही रीज़न हो गया कि सब्सिडी दी जा रही है, जैसे कि MSP मिलती है किसमें, व्हीट एंड राइस में, तो वो उगाएंगे व्हीट एंड राइस अगर आप MSP देंगे तो। दूसरा कंजम्पशन पैटर्न, इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न मोस्टली व्हीट एंड राइस कंज्यूम की जाती है ना, साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज़्यादा होता है, राइस भी होता है। तो कंजम्पशन पैटर्न अगर मतलब यही कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे इसका क्या होगा, इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, फार्मर्स यही उगाएंगे, ठीक है, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स में, ठीक है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि आप एक ही क्रॉप, वो हिस्टोरिकली वही क्रॉप उगाते आ रहे हैं, राइस या व्हीट, सदियों से उनके पुरखे भी वही उगाते थे, अब वो भी वही उगा रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि हम कौन सी दूसरी क्रॉप्स उगाएं, और भी क्या क्या अल्टरनेटिव है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ मार्केट सपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स यानी कि फूड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अगर आप किसान ये उगा रहा है तो उसके लिए उसे स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, बिकॉज ये क्रॉप्स पेरिशेबल होती हैं, खराब हो जाती हैं तुरंत। मार्केट सपोर्ट चाहिए जिससे कि वो इसे इन्हें सही दाम पे बेच सके, तो ये सारी सिस्टम ना अवेलेबल होने के कारण वो अलग इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नहीं उगा पा रहा, इसलिए वो ज्यादातर फूड ग्रेन से उगाता है। लैक ऑफ स्टेबल प्राइस रिजीम फॉर हॉर्टिकल्चर, ये भी वही बात हो गई है ना कि स्टेबल प्राइस रिजीम नहीं है। MSP उस पे तो दे दी जाती है, बहुत सारी 22 क्रॉप्स में देते हैं MSP, शायद आप लोगों को पता हो, जैसे कि व्हीट है, राइस है, और भी फूड ग्रेन्स के क्रॉप्स में देते हैं। बट हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की तो कोई MSP होती नहीं है, तो स्टेबल प्राइस रिजीम नहीं रहती, प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे कि अनियन का प्राइस है, पोटैटो का है, अभी टमाटर का कितने दाम बढ़ गए थे उस साल, इसी साल शायद बढ़े थे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई स्टेबल प्राइस रिजीम नहीं है। रिसेंट राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, और जो फूड ग्रेन्स भी हैं जैसे कि व्हीट है या राइस है, या इवन न्यूट्री सीरियल्स जो हैं वो भी फूड ग्रेन्स में आते हैं, इनका प्राइस रिसेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रमोशन के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो
किसान अगर यही उगाएंगे तो उन्हें इसी का प्राइस ज़्यादा मिल जाएगा, तो कुछ और क्यों उगाएंगे? ठीक है, इस कारण से ज़्यादा होता है। तो अब नीड क्या है? क्या करना चाहिए? देयर इज़ नीड टू डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर एंड टुवर्ड्स अदर क्रॉप्स, ठीक है? एलाइड सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। एलाइड सेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि लाइवस्टॉक, फिशिंग, मिक्स्ड फार्मिंग जिसे कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में मतलब दोनों आप क्रॉप भी उगाएँ और आप अपने लाइवस्टॉक भी उगाएँ। तो इस पे फोकस करना होगा। इसके अलावा एमएसपी टू डाइवर्सिफाइड आइटम्स, आप फूड ग्रेन्स में अगर ज़्यादा एमएसपी देंगे तो डेफिनेटली वही उगाया जाएगा, तो और आइटम्स को भी एमएसपी देनी चाहिए। ऑफ फार्म फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ऑफ फार्म फैसिलिटीज़ यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज अगर प्रोसेसिंग, अगर आपने फ्रूट उगाया और या कोई भी चीज़ उगाई, उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वो बहुत महंगा बिकेगा, तो किसान को भी ज़्यादा प्राइस मिलेगी, तो वो चीज़ उगाने लगेगा। तो अगर ऑफ फार्म फैसिलिटीज अवेलेबल है तो दूसरी क्रॉप की तरफ किसान डाइवर्ट कर सकता है फ्रॉम फूड ग्रेन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने पहले भी बताया था क्या होती है, कि एक प्राइवेट है पार्टी है, वो बहुत सारे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा कि ये आपको उगाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट करने से भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि पेप्सिको कंपनी है, लेज़ बनाती है वो चिप्स, उसके लिए उसे पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, तो बहुत सारे फार्मर्स को दे देता है कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आलू का कल्टीवेशन बढ़ता है, व्हिच इज़ अ वेजिटेबल, है ना, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। इसके अलावा अवेयरनेस फैलानी है आपको, डेफिनेट सी बात है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ इन फार्मिंग सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स। तो अवेयरनेस आपको किसान की बढ़ानी है टुवर्ड्स अदर क्रॉप्स, जिससे कि फूड ग्रेन के अलावा भी उसकी इतनी नॉलेज हो, इतनी अवेयरनेस हो उसमें, कि वो किसी और क्रॉप की तरफ डाइवर्ट कर सके। तो एक्सेस फोकस ऑन फूड ग्रेन्स एक और टॉपिक था। अब ये अगला टॉपिक अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। ये जो अभी तक मैंने बताया बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगले में अपन देखेंगे हॉर्टिकल्चर, इसके बेनिफिट, चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्टेप्स, नीड क्या है, फिर कोआस सीरियल्स के बेनिफिट क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, स्टेप्स टेकन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। इसके बाद अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखेंगे कि इसमें बेनिफिट्स, इश्यूज वगैरह क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन अब अगले लेक्चर में देखेंगे।